हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में अकाउंट बेस पार्ट फर्स्ट में बताया था, चार चीज़ों को हमने समझाया था। और व्यवसाय क्या होता है, व्यवसायी क्या होता है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में समझाया था। और दो टर्म कैपिटल और ड्राइंग्स, मतलब पूंजी और आहरण के बारे में भी बताया था। और उसके लास्ट में आपको नोट्स भी दिए गए थे। चलिए अब आते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, अकाउंट बेस पार्ट 2। इसमें आपको हम संपत्ति और दायित्व, मतलब एसेट और लायबिलिटी के बारे में समझाएंगे। लेकिन और सबसे पहले ये ध्यान देने योग्य है कि आपको हम एक सामान्य भाषा में ओरली, जो सामान्य सब भाषा में ही समझाएंगे। और इसके बाद आपको वीडियो के एंड में नोट्स भी दिए जाएंगे। पहले आप ऐसे समझ लीजिए सामान्य भाषा में, उसके बाद लास्ट में नोट्स को पढ़ने के बाद आपको पूर्णतः रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं केवल किताबी भाषा में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो कहावत एक कही गई है, रटंत विद्या फलंत नाही। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि जब भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो देखते हो कि जो हमने रट के, मतलब जो याद किया था, और वो उस समय याद ही नहीं आता है। उसका कारण ये है कि आपने उसको समझा नहीं था, उसको रट लिया था। उस समय तो याद हो गया था, उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम में बैठे वहाँ पर ये तो पता है कि ये पढ़ा हुआ है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। इसीलिए इस क्लास में सबसे पहले आपको हम उस टॉपिक के बारे में और विद एग्जाम्पल आपको समझा देंगे। उसके बाद लास्ट के वीडियो के एंड में आपको नोट्स दिए जाएंगे और उसको आसानी से आप पढ़ के समझ जाएंगे, क्योंकि पहले मीनिंग पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग बेस पार्ट 2। अब इसमें आपको हम बताएंगे एसेट्स क्या होती है। एसेट्स मतलब संपत्ति। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संपत्ति। एसेट्स या संपत्ति एक ऐसी वस्तु होती है जिससे कि आप वर्तमान में या भविष्य में लाभ या रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। रिटर्न या लाभ एक ही चीज होती है, मतलब संपत्ति या एसेट्स एक ऐसी वस्तु होती है जिससे आप वर्तमान में या भविष्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह संपत्ति अपनी भी हो सकती है या किसी व्यवसाय या कंपनी की भी हो सकती है। लेकिन यदि अपनी संपत्ति है तो उस पर अपना अधिकार होगा, यदि व्यवसाय या कंपनी की संपत्ति है तो उस पर व्यवसाय या कंपनी का अधिकार होगा। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अपनी निजी संपत्ति में क्या हो सकता है, जमीन हो गया, घर हो गया, और जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब निजी संपत्ति में आता है। अब व्यवसाय की संपत्ति में क्या आ सकता है, व्यवसाय की संपत्ति में जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, और उसी बिजनेस का बैंक बैलेंस हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, व्यवसाय की खुद की अपनी होती हैं, जिससे उसको बाद में भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। और संपत्ति भी दो तरीके की होती है। एक होती है
चालू संपत्ति, और एक होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं करंट एसेट्स, और दूसरी होती है गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट एसेट्स, या इसको फिक्स एसेट भी कह सकते हो। फिक्स एसेट्स का मतलब स्थायी संपत्ति। संपत्ति को रिटर्न के आधार पर, या ऐसे कह लो संपत्ति को दो भागों में बांटा गया है, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला है करंट एसेट, दूसरा है नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट का मतलब है इस संपत्ति का प्रयोग 1 साल या उससे कम समय के लिए ही होता है, या कह लो 1 साल या उससे कम समय में ही उसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्ति को क्या कहेंगे? चालू संपत्ति। मतलब इसका 1 साल से ही कम ही रहेगा। अब जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे फर्स्ट ले लो कैश इन हैंड, नगद, जो तुम्हारे पास नगद पैसा होगा। दूसरा ले लो स्टॉक, बिजनेस में जो स्टॉक होता है, जो माल होगा, क्योंकि उसको भी आज खरीदा कल बेच दिया, 2 महीने बाद दे दिया, 1 महीने बाद बेच दिया, मतलब वो 1 साल से कम ही समय के लिए इसको रखा जाता है। इधर खरीदा उधर बेच दिया। तीसरा आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब देनदार। देनदार का मतलब है जैसे किसी व्यवसाय ने अपने जो उसके कस्टमर ग्राहक लगे होते हैं, जो कि पुराने कस्टमर होते हैं, उनको उधार माल बेच दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद वो पैसा बाद में देने आएंगे। तो जिन ग्राहकों को या जिन कस्टमर को उधार माल बेच दिया गया है, तो उन ग्राहकों को या कस्टमर को क्या कहा जाएगा? देनदार, क्योंकि वो पैसा बाद में देने आएंगे। ये भी तुम्हारी संपत्ति है, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा ही है, बाद में देने आएंगे। स्टॉक तो पता ही क्या है। फिर आता है चौथे नंबर पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पूर्वदत्त खर्चे। पूर्वदत्त खर्चे का मतलब है, मतलब आपने पहले पेमेंट कर दिया। कोई खर्चा होगा, जैसे मान लो दुकान पर एक वर्कर है जो काम करता है, उसको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाते हैं। उसको बीच में इमरजेंसी पड़ गई कि हमें इस महीने, 1 महीना हमने काम, 2 महीना काम कर चुका था, दूसरे महीने में उसको कहा 5,000 रुपये हमको और एडवांस दे दो, मतलब 10,000 रुपये दे दो। तो वो 5,000 क्या होगा, उसने उसको, व्यवसाय ने उसको एडवांस में दे दिया है। एडवांस का मतलब वही प्रीपेड, मतलब पहले पेमेंट कर दिया। तो जब 5,000 रुपये हमने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया इस खर्चे का, वो क्या होगा? व्यवसाय या बिजनेस की संपत्ति ही माना जाएगा, क्योंकि वो बाद में अगले महीने एडवांस में जो पैसा दिया गया उस पर वो काम करेगा। जैसे तो कंपनी पेमेंट जब पहले हो जाता है तब आप बात करते हो, तो कंपनी की संपत्ति क्या हो गई? पैसा चला ही गया उसके पास, उसकी संपत्ति हो गई पहले से ही। अब आते हैं नॉन करंट एसेट में।
नॉन करेंट एसेट का मतलब है यह ऐसी संपत्ति होती है जिसका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रिटर्न प्रदान करेगी। जैसे जिसका जीवन काल 1 वर्ष या उससे अधिक हो, इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लैंड बिल्डिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, चौथा ले लो मशीनरी, मशीन। पहला लैंड बिल्डिंग, जैसे किसी व्यवसाय की लैंड बिल्डिंग हो गई तो वो लंबे समय के लिए रहेगी, उसका जीवन काल 1 साल से अधिक रहेगा और उसमें व्यवसाय चलता रहेगा, बिजनेस या दुकान जो भी खोली है वो चलता रहेगा, तो लंबे समय के लिए उसे देखा जाए तो रिटर्न या लाभ मिल रहा है। फर्नीचर आता है, फर्नीचर दुकान में काफ़ी फर्नीचर से बनवा लिया, उसमें सामान सब भर दिया, तो क्या फर्नीचर 1 साल के लिए थोड़ी ना होगा, वही 1 साल से अधिक के लिए उसको व्यवसाय को लाभ उसका मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए एक व्यवसाय ने पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से रिटर्न ब्याज मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी संपत्ति माना जाएगा, गैर चालू संपत्ति मतलब स्थायी संपत्ति। फिर आता है मशीन। मशीन आज खरीद ली है, 3-4 साल के लिए उसका प्रोडक्शन होगा, 5 साल के लिए हो सकता है, मतलब 1 साल से अधिक होगा, तो इससे भी रिटर्न मतलब लाभ मिलता रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। ठीक, तो ये 2 संपत्तियाँ हो गई हैं। संपत्ति कितने प्रकार की होती है, 2 होती हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। फिर जनरली एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो संपत्ति के 2 ही प्रकार बताए जाते हैं, चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति, मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। लेकिन इसके अलावा भी दो अन्य प्रकार की और संपत्ति भी होती है, जैसे टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट। चलिए इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। अब आते हैं 2 अन्य प्रकार की और संपत्ति भी होती है। पहला तो देखा है 2 और अन्य प्रकार की कौन सी हो गई तुम्हारी, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। हिंदी में इसको कहेंगे मूर्त संपत्ति, या फिर इसको भौतिक संपत्ति भी कह सकते हैं। और ये अमूर्त संपत्ति। या इसको अभौतिक संपत्ति, गैर भौतिक कह सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट मूल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति को कहते हैं जिसको आप देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ वास्तव में है, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाएगा, टेंजिबल एसेट।
मतलब जिसको टच कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया इसमें लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, क्योंकि लैंड बिल्डिंग वास्तव में दिखाई देती है, उसे देख कर छू कर महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ है। अगला फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर भी होगा क्योंकि ये भी दिखाई देगा। फिर स्टॉक, ये भी होगा, इसको भी टच कर सकते हैं। चौथा कैश, जो नकद होता है, रुपया पैसा, वो भी दिखाई देगा। तो ये तरीके की जिसको टच कर सकते हैं, देख कर छू कर महसूस कर सकते हैं कि वो संपत्ति वास्तव में है, तो इसको क्या कहेंगे, भौतिक संपत्ति या टेंजिबल एसेट या मूर्त संपत्ति कहेंगे। अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी एसेट जिसको आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट, मतलब जिसको टच नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जैसे किसी नई तकनीक की खोज कर ली, अब वो तकनीक की कोई अगला व्यक्ति चुरा ना ले, इसको गवर्नमेंट के यहाँ पेटेंट एक एक्ट बना हुआ है, अधिनियम, उसके अंदर रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि इस तकनीक का यूज़ केवल हम ही कर सकते हैं, अगर किसी को यूज करना है तो हमसे परमिशन लेगा, और उसके लिए वो जिसने इसकी खोज की उसका चार्ज लेता है। अब अगला आते हैं फिर कॉपीराइट पर। कॉपीराइट मतलब जैसे एक लेखक ले लेते हैं, लेखक ने एक पुस्तक लिख दी, पुस्तक को लिखने के बाद वो क्या करता है, पब्लिशर जो छापने वाले होते हैं, उनको एक वो राइटर एक कॉपी लिख करके वो दे देता है, वो कहता है इसकी बुक छाप छाप करके बेचते रहो, और हर जितनी कॉपी उसकी छापोगे उसका 5% हमको मिलना चाहिए, मतलब उस राइटर को मिलना चाहिए। तो क्या है, क्योंकि उसकी कॉपी पर उसको उसका अधिकार है, क्योंकि उस लेखक ने उस कॉपी को, उस बुक्स को लिखा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये कॉपीराइट महसूस कर सकता है कि कितनी कॉपियां बिक रही हैं, उसका परसेंटेज वो मिलता रहेगा उसको। फिर आता है ट्रेडमार्क, किसी कंपनी का व्यापार चिन्ह। ट्रेडमार्क जैसे टाटा का ट्रेडमार्क क्या है, टाटा का ट्रेडमार्क टाटा कंपनी का ट्रेडमार्क क्या है, लिखते नहीं ऐसे, गाड़ियों पर टाटा ऐसे बना होता है। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क देखा जाए तो इसका ये है। महिंद्रा कंपनी का देखा जाए, ऐसा ही शायद लगभग ऐसे ही बना हुआ है। तो हर कंपनी का अपना एक एक पहचान होती है। तो मान लो ये गाड़ी पर बना हुआ है, तो ये टाटा, तो छूओगे तो क्या उस गाड़ी को छुएगा, टच होगा, कंपनी को टच नहीं होगा, बस इसको देखकर ये मैसेज करोगे ये गाड़ी टाटा कंपनी ने बनाई है, लेकिन कंपनी तो काफ़ी दूर होगी, तो ये देख कर केवल महसूस करोगे कि ये गाड़ी किसने बनाई है, टाटा एंड कंपनी ने। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, इनटेंजिबल एसेट, जिसको महसूस कर सकते हो, एक्चुअल में इसको टच नहीं करोगे। चलिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल, ये टेंजिबल एसेट्स एग्जाम में पूछा जाता है, बस
फिर आगे आते हैं दायित्व, लायबिलिटी। अगला टॉपिक है लायबिलिटीज। दायित्व, संपत्ति तो आप समझ चुके हैं संपत्ति क्या होती है। संपत्ति के ठीक विपरीत होता है दायित्व। दायित्व का तात्पर्य देनदारियों, दायित्व ऋण या कर्जे से होता है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो दायित्व भी दो प्रकार का होता है। जैसे मान लो अगर सामान्य भाषा में देखा जाए, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है या बैंक से लोन लिया है तो आपका दायित्व बनता है कि जिससे पैसा उधार लिया उस व्यक्ति को वापस करो। बैंक से लोन लिया है तो उसको भी बैंक लोन भी आपको महीना या साल में छमाही जैसी हिसाब से देना है, आपको देना पड़ेगा। इसी तरह ये दायित्व का यही मतलब है। दायित्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। मैं इसको अस्थायी दायित्व भी कह सकते हैं। अब चालू दायित्व का मतलब क्या है? चालू दायित्व का मतलब है ऐसे दायित्व से जिसको आपको 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए ही, कम समय में ही भुगतान करना है। क्योंकि दायित्व पेमेंट करना ही पड़ेगा, वर्ष से 1 वर्ष के अंदर ही रहेगा और 1 वर्ष से 1 वर्ष के अंदर ही भुगतान करना है, इसे दायित्व को चालू दायित्व कहेंगे। और जिसको 1 वर्ष या 1 से अधिक वित्तीय वर्षों में जिनका भुगतान करना है, ऐसे दायित्व को स्थायी दायित्व या गैर चालू दायित्व या नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें आते हैं चालू दायित्व में। अब ये कौन से दायित्व है जिनका पेमेंट करना है? पहला ले लेते हैं क्रेडिटर्स, लेनदार। अब लेनदार कौन होते हैं? जैसे मान लो व्यवसाय ने या बिजनेस ने कहीं से उधार माल खरीद लिया, किसी दूसरी कंपनी से उधार माल खरीदा है और पैसा तुरंत नहीं दिया है, कुछ समय के बाद देना है, तो वो क्या कहलाएंगे? उस व्यवसाय के लेनदार, क्योंकि वो पैसा लेने आएंगे। फिर दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है और वो बैंक वाले ने आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट आपको बना रखी है कि 30,000, मतलब 30,000 तक का आप पैसा वहाँ से और निकाल सकते हैं। पड़ा 10,000 है लेकिन निकाल कितना सकते हैं? वो 30,000। तो 20,000 क्या हो गया? ओवर हो गया। तो ओवर जितना आप निकाल लोगे, मतलब 30 मान लो निकाल लिया तो 20 आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया, तो आपको 20 क्या होगा? बैंक को वापस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दायित्व है। तीसरा आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कब छोटे समय के लिए लोन ले लिया, लेकिन ये ध्यान रखना है इसका जीवन काल, इसको 1 साल के अंदर ही देना हो। जैसे 6 महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए लोन ले लिया या साल भर के लिए ले लिया, तो ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन में आएगा। हर मंथली इसको किस्त का पेमेंट करना है। चौथा ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं?
एक तरीके से अगर जनरल भाषा देखें इसकी इंग्लिश में, ड्यू। ड्यू तो पता ही होगा सबको, ड्यू माने किसी का चीज, किसी का बकाया है तो देना ही पड़ेगा। अब एक्सपेंस कैसे हो गया, जैसे मान लो दुकान पे हमने बताया था कि एक लेबर काम कर रहा है, उसको हर महीना 5,000 रुपये दिए जाते हैं, तो इस महीना उसको पैसा नहीं दिया गया, दूसरा महीना चल रहा है, तो पहले वाले महीने का, एक महीने का क्या है वो ड्यू है, लेकिन उस व्यवसाय का क्या है, दुकान का क्या है, खर्चा ही तो माना जाएगा। तो उसको कॉमर्शियल की भाषा में, अकाउंट की भाषा में क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ड्यू एक्सपेंस नहीं कहेंगे, ड्यू जनरल शब्द है, आउटस्टैंडिंग ये कॉमर्शियल वर्ड है, क्योंकि अकाउंट्स में आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो अकाउंट्स की लैंग्वेज अलग होती है, कॉमर्शियल लैंग्वेज। तो क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर आते हैं इसमें गैर दायित्व वाले में, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें आएंगे एग्जाम्पल, ये ऐसे दायित्व होते हैं जिसको आने वाले वित्तीय वर्षों में भुगतान करना है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्या हो गया, लंबे समय के लिए, 10 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, फिर क्या करना है, हर हर वर्ष उसको उसका पेमेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ष से या एक वर्ष से अधिक हो गया। और ये क्या होता है, इसका जीवन काल एक वर्ष के अंदर ही रहेगा, ये शॉर्ट टर्म लोन में आएगा, ये लॉन्ग टर्म लोन में आएगा। एक साल के अंदर ही इसका पेमेंट करना होता है, ये कई वर्षों में करना होता है, कई वित्तीय वर्षों में। और बैंक लोन, ये तो आपको पता ही है, बैंक लोन कई वर्षों के लिए ले लिया तो ये भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब इन दोनों में अंदर क्या, ये बैंक लोन केवल बैंक से ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म लोन मतलब कहीं से ले लिया, बैंक से ले लिया, या फिर जो साहूकार होते हैं या कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो दे रहे हैं, तो वो इसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए आपकी बात आप बता दिए हैं संपत्ति क्या होती है और दायित्व क्या होती है। ये क्लास अगर आपको पसंद आती है, कृपया प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो कैसे अकाउंटिंग बेस पार्ट 1, ये आपको पार्ट 1 हमने पढ़ाया था, अब ये पार्ट 2 चल रहा है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। इसी तरीके से अकाउंट के सारे टर्म आपको बता दिए जाएंगे एक एक करके, भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करके। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको तुरंत दिया जाएगा। बस आज के लिए इतनी क्लास, यही क्लास।